फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको गणतंत्र दिवस की एक दिवस पहले शुभकामनाएं। आई आपको भी थिंक सर। I think it's a great coincidence that EduBridge has decided to do this on the eve of Gantantra Divas. I would be actually speaking in a mixture of Hindi and English because I understand that there may be students here or maybe some other groups of people जिनके लिए हिंदी ज़्यादा comfortable हो। वैसे भी एट द एंड ऑफ माई टॉक मुझे खुशी होगी अगर किसी को भी कोई डाउट है या मैंने जो चीज़ कही उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए आई विल बी हैप्पी। मेरा टॉपिक आज का है स्किल ट्रेनिंग, ए गेटवे टू ब्राइट फ्यूचर फॉर 21st सेंचुरी इंडियन यूथ। मेरा ये विश्वास है कि 21st सेंचुरी 21वीं सदी हिंदुस्तान के 50-60 करोड़ युवाओं के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और ये मेरा विश्वास इसलिए है बिकॉज आप देखिए कि जितना काम हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के बाहर जितना डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है, मैन पावर केवल हिंदुस्तान के पास ही है और किसी हद तक चीन के पास है। इन दो कंट्रीज के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में काम काफी है लेकिन यूथ मैन पावर नहीं है। इसीलिए जैसे हमारी सरकार भी पिछले कुछ सालों से कह रही है, इंडिया शुड बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे युवाओं में काम करने का जज्बा है, जो कि है, मुझे पता है, आई नो दैट इंडियन यूथ इज डाइंग टू क्लास्प अपॉर्चुनिटी विद बोथ देयर हैंड्स। अगर हम में काम करने का जज्बा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, मेरा विश्वास है, और मैं स्किल सेक्टर में पिछले करीब 6 साल से हूं, कि अगर एक इंसान अवेलेबल है काम करने के लिए तो जरूरत 5 इंसानों की है। इतनी वैकेंसीज हैं, इतने कामों की जरूरत है। आप किसी होटल में जाइए, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए जहां पे बिल्डिंग बन रही है, आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप रेलवे स्टेशन जाइए, आप बस स्टैंड जाइए, आप हॉस्पिटल जाइए, आप होटल जाइए, आप जहां पे भी जाएंगे वहां के मैनेजमेंट से अगर आप बात करें कि आपकी ग्रोथ में क्या अड़चन है, तो एक जवाब आपको सब देंगे, वी डोंट गेट इनफ गुड फ्रंटलाइन मैन पावर। जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स की जरूरत है उतने आजकल बिजनेसेस को नहीं मिलते, और यहीं पे हमारे युवाओं की 21वीं सदी को खुद का भविष्य स्वर्णिम बनाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है कि विथ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ द मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी, ए लॉट ऑफ फ्रंटलाइन जॉब्स विल बी लॉस्ट। ये इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। ये जो चीज है ये तब से हिंदुस्तान में और दुनिया में आई जब कंप्यूटर सबसे पहले आए। द कंप्यूटर्स केम इन इंडिया समटाइम इन द मिडिल ऑफ 80s, early 80s to mid 80s is when computers came. And when computers came, there was a major uproar across India that look, once the computers come, people will lose their jobs by the millions because 100 लोग जो काम कर सकते हैं वो 10 कंप्यूटर कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आज वर्कफोर्स पे ज्यादा लोग काम करते हैं कि 1985 में करते थे? कंप्यूटर्स आए हैं लेकिन नौकरी किसी की कंप्यूटर आने की वजह से नहीं गई। एक कंप्यूटर ने अगर 10 नौकरियों को रिप्लेस किया तो 10 की जगह 25 नई नौकरियां आके खड़ी हो गई। सो कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ जॉब्स फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? कैन वी इमेजिन टू लिव इन ए हाउस वेयर देर आर नो मेसन्स, where there are no qualified electricians? Can we live in a house without proper plumbing systems? Can we imagine a house where there is not adequate security? Can we imagine living today's life without actually hiring a cab? Can we imagine today's life to go to an airport and there is no manpower available? क्या हर चीज मशीन से ऑटोमेट की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है कोविड का। कोविड ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। आप मुझे बताइए कि कौन से 2 या 3 कैटेगरीज थी जहां पे जॉब्स की कोई कमी नहीं हुई कोविड के बावजूद, बल्कि जॉब्स बढ़े।
जहां पे एक इंसान पहले काम करता था, वहां 5 की जरूरत पड़ गई। कोविड आने के बाद वी रिक्वायर्ड लिटरली मिलियंस ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट्स। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत पड़ गई। वी रिक्वायर्ड वार्ड बॉयज। आप देखिए, मुंबई हो, दिल्ली हो, इतने बड़ी बड़ी सिटीज हो, रातों रात यहाँ पे 100 बेड, 500 बेड्स, 1000 बेड्स के हॉस्पिटल तैयार करने पड़े। एक एक हॉस्पिटल में 100-100, 200 वार्ड बॉयज, नर्सिंग असिस्टेंट्स, इन सारे लोगों की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स, आईसीयू असिस्टेंट्स, फ्लेबोटॉमिस्ट, पीपल हु कम एंड टेक अवर ब्लड फॉर टेस्टिंग, या पीपल हु कम एंड गिव अस आवर आरटीपीसीआर टेस्ट। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं। ये सारे लोग बीए, बीएससी, बीकॉम अगर हों तो भी उन्होंने ये कोर्स करके यहां पे इनको नौकरी मिली। आज के तारीख में बीए, बीकॉम, बीएससी करके किसको नौकरी मिलती है? एम्बुलेंस ड्राइवर्स। आपको पता है कि अप्रैल से लेके करीब अक्टूबर नवंबर तक एम्बुलेंस ड्राइवर्स की इतनी कमी थी कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी ड्राइवर, इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स, इट रिक्वायर्स सॉफ्ट स्किल्स। कि एक एक ये जो हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम था पिछले 8 महीने, ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय ने यहाँ पे 2-2 शिफ्ट्स काम किया है। ये हम सबको जानते ही हैं। अकेले डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स के साथ में ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम था जो स्किलिंग सेक्टर की वजह से पूरा हो पाया। अब जबकि कोविड खत्म हो रहा है तो व्हाट नेक्स्ट? अब कोविड खत्म हो रहा है, वैक्सीन आ गया। नाउ डज इट मीन दैट वेल देयर इज नाउ द एंड ऑफ द कोविड एम्प्लॉयमेंट स्टोरी? नो। अब आपको पता है कि जो वैक्सीन आ रहे हैं, इंडिया वुड रिक्वायर, देयर आर 135 करोड़ इंडियंस। इवन इफ 85 to 90 crore Indians are given vaccine, 2 shots each, we are talking about 180 crore shots of vaccine being given. हम सबको पता है कि वैक्सीन lives and survives only on a minimal temperature, -20 degrees, -30 degrees, -10 degrees and so on. सडनली आप देख रहे हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी एक देयर इज अ बिग डिस्कशन अबाउट लॉजिस्टिक्स। जिस फैक्ट्री में वैक्सीन बनती है वहां से उस जगह के एयरपोर्ट तक वो वैक्सीन कैसे जाती है? रेफ्रिजरेटेड वैन्स में जाती है। एक एक वैन्स में हजारों लाखों डोजेस रहते हैं। वो वैन से वो एयरक्राफ्ट पे जाती है। एयरक्राफ्ट में देयर आर स्पेशल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। फिर वो दूसरी जगह पे जाती है, वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर देयर आर वेयर हाउसेस, एयर कंडीशन वेयर हाउसेस व्हिच हैव बीन क्रिएटेड। Now, who is going to manage all these refrigerators? There are refrigeration technicians who are going to be needed, not in hundreds or thousands. They are going to be needed in lakhs. The point that I am making is that skill sector से पढ़े हुए जो युवक युवतियां हैं, उनको काम की, नौकरी की और खुद का व्यवसाय शुरू करने की जो अवसर होते हैं, उनकी कभी कोई कमी ना तो रही है और ना तो आने वाली है। There will always be enough and more opportunity for frontline workers of all kinds. एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से बाहर काम करने के लिए सिर्फ आईटी इंजीनियर्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो यूएसए में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, दे आर ऑल आईटी इंजीनियर्स। पर ऐसा नहीं है। आप देखिए मिडिल ईस्ट में कितने सारे हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनकी मिडिल ईस्ट में जरूरत है। और जो इंसान यहाँ पे 25-30 हजार रुपए कमाता है, वो वहां जाके 70-80 हजार रुपए कमा सकता है। इंडिया की तरफ क्योंकि हमारा स्किलिंग इकोसिस्टम पिछले लगभग 7 या 8 साल में काफी डेवलप हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज के लोग इंडिया से आके हमारे जो स्किल ट्रेंड वर्कर्स हैं उनको उन देशों में ले जाके उनके लिए अच्छे काम की अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट इवन इन ईस्टर्न यूरोप, चाहे वो रशिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, इन कंट्रीज में इंडिया के कितने स्किल ट्रेन वर्कर्स हैं, हजारों की तादाद में, जिनको वहां पे काम करने की अपॉर्चुनिटी है। सो मेरा जो स्किल सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवक युवतियां हैं, जो आज हैं या जो कल हो सकते हैं, उनको यह कहना है कि एक्चुअली अगर आप देखें तो 21वीं सदी में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। उनके लिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब मैं अगर हिंदुस्तान में देखूं तो 30-40 हजार, 50 हजार रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदुस्तान के बाहर अगर आप जाएं तो आप जा सकते हैं। आपको हिंदुस्तान के बाहर, जिसको बोलते हैं ना फॉरेन गया है, फॉरेन जाने के लिए केवल आईटी या डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। स्किल सेक्टर के वर्कर भी फॉरेन जाके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो करना क्या, कि किस, व्हाट डू वी नीड टू डू टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी?
देखिए, इसमें स्किल क्षेत्र के जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हर एक को एक रोल निभाना है। सबसे बड़ा रोल तो समाज को निभाना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है दैट समहाउ स्किल एजुकेशन इज काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन. Parents do not encourage their children to go for skill training. They want their children to become BSc, MSc, preferably B or BTechs. They are okay. They know that there are millions of BScs, MScs, and MAs who are jobless or who are funding for jobs worth even 10,000 rupees. But if one were to do a good skill sector job and earn even 20,000 rupees, somehow our society looks down upon skill sector jobs. There are many examples. I personally know. I have personally been in touch with these people. There was a girl in Mumbai coming from slums. You know, her husband was her father was an auto rickshaw driver. Mother was a housewife. She used to wash utensils and things like that. You know, menial work. This girl couldn't complete her education. I think she had to drop out when she was just about 10th pass or something like that. And she then underwent a bedside assistance course, a nursing assistance course. After completing that course, she got into a job. Then she got registered with an online e-portal, Nightingale, which is a Tech Mahindra initiative, Nightingale. She now is a freelancer. She earns, I met her about a year and a half ago. She now earns about 45,000 rupees a month by being a nursing assistant. By controlling her life, she decides कि उसको किस पेशेंट के घर पे जाना है, कितने बजे जाना है, कौन सी शिफ्ट वो करना चाहती है, कौन सी शिफ्ट नहीं करना चाहती. उसका कोई बॉस नहीं है because she is her own boss. She is an entrepreneur. And she still earns. And she is today, I think, hardly 23 or 24 year old. And she earns about 45,000 rupees a month. Then I know another woman who did a beautician and wellness course. She used to work for one of the reputed beauty chains till she came across Urban Clap. This happened about 4 years ago. And she registered herself as a freelancer with Urban Clap. Now she decides कि वो किस एरिया के क्लाइंट के पास जाएगी. She goes to very rich people, their homes. She decides to take an assignment or not to take an assignment. And she is also earning about 50 to 60,000 rupees a month. Now, all this is because these two girls went in for skill training. They didn't go and become a BA or an MA and then remain unemployed. But इसके पीछे हमारे घर परिवार, हमारा समाज, इसको हमें इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप अपने इर्द गिर्द अपने परिवार के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को BA MA करवाने की जगह आप उनको स्किल ट्रेनिंग कराइए. इससे उनका भविष्य सुधरेगा. वो अपने पांव पे खड़े होंगे. वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा कमाएंगे. और not only that, they can actually start their own businesses. They can all become entrepreneurs. अगर आप हिंदुस्तान के बाहर देखें तो there is something called dignity of labor. US हो, कनाडा हो, यूरोप हो, इन कंट्रीज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी 2 मर्सिडीज गाड़ी हैं, BMW है. उसके बगल में उसी जैसा घर में एक कारपेंटर रहता है या एक प्लम्बर रहता है. दोनों में कोई फर्क नहीं है. कोई बड़ा नहीं समझा जाता, कोई छोटा नहीं समझा जाता. दोनों को एक जैसी इज्जत मिलती है. दोनों के घर पे ऑलमोस्ट. देखिए, आज आप हमारे यहाँ पे आप स्लम्स में देखें, आज मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों में और भी दूसरे शहरों में स्लम्स में भी लोगों के घर में टेलीविजन है. बहुत सारे स्लम्स में रेफ्रिजरेटर्स भी हैं. मोबाइल फोन तो हर घर में है. इनफैक्ट एक घर में 2-2, 3-3 मोबाइल फोन्स हैं. तो अगर आप देखें, कोई फर्क नहीं है. यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ पीपल या हाउसहोल्ड्स में कोई फर्क नहीं है. लेकिन कुछ हमारे समाज में एक बोलते हैं ना, वार्प थिंकिंग है कुछ हिस्सों में. नॉट दैट एवरीबडी फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी. देयर आर सम पीपल who said, oh, he's an electrician, I am an executive. I think this gap in perception is something that we need to address. हमारे समाज में काम की इज्जत हमें सीखनी पड़ेगी और दूसरों को सिखानी पड़ेगी. काम कोई छोटा नहीं है. काम सब एक जैसा है. जहां तक इंसान अपने पांव पे खड़ा है, मेहनत करके पैसा कमा रहा है, गलत काम से पैसा नहीं कमा रहा है, उसको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए
जितनी एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को मिलती है। और मैं दोबारा कहूंगा, ये जो मैंने आईटी एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, ये सब मैंने आपको बताया, कैशियर्स वगैरह वगैरह, आज के चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इनमें से बहुत सारे हजारों लोगों की नौकरियां जाती हैं, लेकिन स्किल सेक्टर में काम किया हुआ या पढ़ा लिखा जो युवक होती है, उसकी नौकरी नहीं जाती। उनकी तो कोई भी सिचुएशन हो इकोनॉमी की, लेकिन इनका एश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट is more or less complete. So I think we need to encourage and change our outlook towards skill sector beneficiaries. Okay, ये तो एक हो गया. This is something which we need to bring about a change at the societal level. What should the corporates do? Government has brought about a national apprenticeship program, kind of revived it, repackaged it. लेकिन इट हैज स्टिल नॉट सीन मच ऑफ अट्रैक्शन। जितना कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, especially those who are having manufacturing units, उनको they must drive the apprenticeship program far more fervently, because that actually kills two birds with one stone. One is it allows the corporate itself to find appropriate manpower for their units, allows them to train them and actually make them absolutely custom made for the jobs in the factory, though the person is already trained in that particular trade, and then derive benefits from government for running the apprenticeship program. This is what we need to do. The other thing is that we need to look at our economy, the socio economy, so to say, not only from the prism of employment. देखिए, आज जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अक्सर जो शब्द हम यूज करते हैं वो ये हैं कि उसको जॉब मिला कि नहीं मिला. हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द स्किल सेक्टर? ऑल्सो एवरीबडी टॉक्स अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पीपल आर एम्प्लॉयड. दिस एम्प्लॉयमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड. In fact, our Prime Minister for the last 5 years has been saying we should promote entrepreneurship. मैं क्यों हर एक को इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि तुम नौकरी करो? अरे भाई, खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर सकते? खुद का बिजनेस शुरू करो और 3 लोगों को नौकरी दो और खुद मालिक बनो. 60%, 65% ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस. विलेजेस में कहां एम्प्लॉयमेंट है? विलेजेस में किसको नौकरी मिलती है? कहां नौकरी मिल सकती है? विलेजेस में खेती के अलावा नहीं है भाई कुछ और. पर विलेजेस की पॉपुलेशन है 2000 की पॉपुलेशन है, 1000 की पॉपुलेशन है, 5000 की पॉपुलेशन है. उस पॉपुलेशन के गांव में, 5 गांव के क्लस्टर में, 10 गांव के क्लस्टर में हर टाइप के स्किल ट्रेंड युवक युवतियों की जरूरत है. चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस हो, चाहे वो कारपेंटर्स हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियंस हो, 2 व्हीलर रिपेयर्स हो, नर्सिंग असिस्टेंट्स हो. आजकल हर कहीं हॉस्पिटल्स बन रहे हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर इज रीचिंग एट द ब्लॉक लेवल. Not even at tehsil or district, it is reaching at the block level, and they require nursing staff, they require ward boys. If we train people for the rural economy, for the rural sector, these people can stand on their own feet. और आप सोचिए, अगर इस प्रोग्राम पे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोग अगर मौजूद हैं, आप बताइए कि गांव में एक लड़का या लड़की जिसको आमदनी की जरूरत है, वो आज की तारीख में 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाके बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, मुंबई, इन जगह पे आके नौकरी करते हैं, घर से 500, 1000 किलोमीटर दूर. क्या जरूरत है इसकी? आप क्यों नहीं अपने गांव और उसके 10-20 किलोमीटर के इर्द गिर्द की रेडियस में स्किल ट्रेन करके अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, अनपॉल्यूटेड एयर कंज्यूम करें, अनपॉल्यूटेड पानी पिए, अपने खेती की ऑर्गेनिक फसल खाएं, हेल्दी रहें, वहीं पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करें. दिस इज एन एरिया वेयर द होल large players of the skill sector need to focus on, whether it is the government, whether it is the corporates, or it is the training providers themselves. We should stop focusing on employment and we should start focusing on entrepreneurship through skilling. I think that is what is required in a big way. Okay, one more thing that we need to do, and I think government has to play a big role in this, is integration of skill training in the primary and secondary school education system itself.
नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, the new education policy, I think the government has taken some very important steps. In fact, I must tell you this, I passed out of a school in Bhopal. I passed out of my higher secondary in 1977. To some of the young audience today, it might sound like Baba Adam ka zamana. That was some 40 years ago, 45 years ago. In my school, we had things like cycle repair. In those days, where two-wheelers were repaired, four-wheelers were not even seen. It was rare to see a four-wheeler. We had cycle repair workshop. We had blouse and petticoat stitching workshop. We had things like this, which is skill training as part of education way back in 70s in my school. The government has tried to now do this as part of the new education policy. अगर हम युवक युवतियों को जब वो 7वीं 8वीं 9वीं में रहते हैं तभी से उनको स्कूल लेवल पे ही as part of their education system, instead of taking commerce or instead of taking physics and chemistry, उनको अगर हम स्किल सेट का ट्रेनिंग वहां से दें, what government is trying to do as part of NEP also, this is what their intention is, that some of these credits will be fungible. तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स का कोर्स स्कूल टाइम में किया है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू फॉर एग्जांपल अ फिजिक्स क्लास, और इट कुड बी एन इक्विवेलेंट टू अ केमिस्ट्री क्लास, और इट कुड बी इक्विवेलेंट टू मे बी अ हायर हिंदी क्लास. चैलेंज अब यह है कि क्या माँ बाप अपने बेटे बेटियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि बेटा तुम कॉमर्स और अकाउंटिंग या समाजशास्त्र या इतिहास, जिसका देखा जाए तो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में इतिहास पढ़ के एज इट इज मेरी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज करेंगे दैट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इतिहास, और यू स्टडी इतिहास, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग दैट स्टडिंग हिस्ट्री इज बैड, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्नेबिलिटी, क्या माँ बाप अपने लोगों को बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम कोई स्किल ट्रेनिंग भी करो और तुम्हारा जो हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट रहेगा उसमें उसका समावेश रहेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्किल ट्रेनिंग किया और 2 सब्जेक्ट नहीं किए तो आपको हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. द गवर्नमेंट हैज डन इट्स पार्ट. आई थिंक वी नाउ नीड टू डू आवर पार्ट. As far as the training providers are concerned, there is something that is very important for us to remember, which is this, that because very large population of India lives in villages, we need to customize our training programs. Which training program, what content, of what duration, with what equipment. If we can customize this to the rural economy, I think that's a big task that we all need to take upon ourselves. And there are success stories in this field. But generally, a lot of training providers tend to focus on the urban India, and that is what is like scratching the surface of the skilling ecosystem. I think if you go deep down, instead of providing a 1-year training program for a village economy, a 2-month training program can be good enough. And rather than that fellow who is undergoing the training and then has to migrate 600-800 kilometers to earn 220,000 rupees a month in a city like Delhi or Bombay, can actually happily live in that own village itself and lead a far more comfortable life, even earning about 8 or 10,000 rupees a month. And I think that's where the training providers have to re-engineer themselves. So government has to play a role, and government very largely is playing that role. The corporates have to play a role, and I think a big change is needed there, really. Training providers have to play a role. Again, a fairly large change is needed there. And very importantly, society, parents, elders, so to say, have to play a role in changing their outlook towards skill-oriented jobs as opposed to conventional, jobs. I think if we were to do that, then really speaking, the youth of India will have a very bright 21st century ahead of them, and we will truly become skill capital of the world. These people can earn handsomely for themselves either in India or can choose to go abroad, and that is what will propel us as a nation forward. Thank you. So in case there are any questions, if there is something that I have said which needs clarifying, please let me know. I'll be happy to do so. Thank you, Mahesh. So we do have a question
Yes. So, so many learners, like especially the school dropouts, okay, of Mm, 5th standard, 10th standard और 12th standard, वो सोचते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी है मुझे। mm, चलो अगर मैं पढ़ाई नहीं करता और स्किल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो फिर मुझे इलेक्ट्रीशियन या वॉचमैन या सिक्योरिटी में जाकर मुझे 8,000 से 10,000 रुपए मिलेंगे, mm. तो इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो आप इन लोगों के लिए कोई एस्पिरेशनल एक हेल्प कर सकते हो क्या? हाउ डू यू inspire these kind of students or the learners, and how do they can build their career in this particular skill if they go for this kind of skill training? Yeah. I think this question is, of course, very relevant and old. Yeah. The problem is ये जो outlook है हमारे youth का, this outlook is greatly influenced by what this समाज, this society has taught them. Actually speaking, आप देखिए ये जो बच्चे ये सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सही पूछते हैं अपनी जगह, उनका सवाल बिल्कुल बराबर है। ये सवाल वो तब नहीं पूछते जब उनकी बीए में एडमिशन होती है और बीए करने जाते हैं। उनको ये जी। पता होता है कि बीए करके भी नौकरी नहीं मिलती, एमए करके भी नौकरी नहीं मिलती, पर वो फिर भी बीए करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राइट। उनको लगता है कि बीए करने से मेरी समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। इफ आई एम ए बीए, आई एम एक्सेप्टेड एज एन एजुकेटेड पर्सन, बट इफ आई डोंट डू बीए एंड इफ आई डू नर्सिंग असिस्टेंट एंड वर्क इन ए हॉस्पिटल और रजिस्टर अर्बन, अरे तुम नर्सिंग असिस्टेंट हो, ये दैट्स द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग। इट इज अ जॉब फॉर द सोसाइटी। आई थिंक द मोमेंट, जो मैंने आपको पहले कहा, डिग्निटी ऑफ लेबर हमारे समाज की एक थोड़ी सी कमी है। पहले नहीं थी, शायद पिछले 100-200 सालों में हो गई है कि हम लोग वी हैव बिकम हायरार्किकल। हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर के ऊपर काम करता है वो बहुत अच्छा है, और जो आदमी घर पे आके या किसी होटल में बिजली जाती है, अब आप सोचिए 5 स्टार होटल है, अगर बिजली चली जाए तो वो 5 स्टार होटल तो खत्म हो जाएगा। ऐसे वक्त सब लोग इलेक्ट्रिशियन को ढूंढते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन का जी। कितना काम है, वो एक इलेक्ट्रिशियन के कंधों के ऊपर पूरा 5 स्टार होटल चल रहा है, राइट? पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, 15,000 रुपए कमाता है, वो बेहतर है। वो ताज होटल में जो इलेक्ट्रिशियन है, जो शायद 30,000 रुपए कमाता है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, और ये नजरिया बदलने की जिम्मेदारी समाज के वरिष्ठ लोगों की है। इट इज द पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक अस, who have to help change that outlook. There is another part, to my answer, which is this: that look, electrician doesn't only mean that आपको फ्यूज जोड़ना है। अगर आप आज के इलेक्ट्रिशियंस देखें, जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन आज मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सारे शहरों में हो रहा है, और प्लस इसके अलावा भी जो टीयर 2 टाउन से, उनमें टीयर 1 टाउन से, उनमें भी जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज का इलेक्ट्रिशियन इज फार मोर स्किल्ड, इज फार मोर एडवांस्ड देन व्हाट द इलेक्ट्रिशियन यूज्ड टू बी 10 years ago. 10 years, right. ओके, आज भी अगर आप एक छोटे गांव के या कस्बे के इलेक्ट्रिशियन की स्किल, उसको कितनी जरूरत है वो देखें, और मुंबई में एक 5 स्टार होटल बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रिशियन की क्या स्किल चाहिए वो देखें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें लोगों को ये बताना जरूरी है कि स्किल ट्रेनिंग या कौशल प्रशिक्षण का मतलब जरूरी ये नहीं है कि वो मजदूरी है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्शन का कितना टेक्नोलॉजी आजकल बदल रहा है। पहले ऐसा होता था कि अच्छा वो मिस्त्री है, बिल्डिंग बन रही है, वो मिस्त्री, यार केवल मिस्त्री है। अरे भाई, आज की तारीख में एक अच्छे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अगर आपको मिस्त्री बनना है तो यू नीड ए प्रॉपर सर्टिफिकेशन, क्योंकि आज का कंस्ट्रक्शन वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आजकल रेडीमेड आरसीसी स्लैब्स आने लगे हैं, स्ट्रक्चर गेट्स डन इन अ मैटर ऑफ जस्ट 3 months, एंड देन द होल थिंग इज अबाउट इंटीरियर्स, okay, and the whole thing is about communication, and all of this is part of the new age skilling. Perhaps it might be a good idea, Sujata, to to add the prefix new age or advanced before the word skilling in Yes, our ecosystem. absolutely. Possibly people will understand that this is far more acceptable. अब आप देखिए, मैंने आपको उस लड़की का एग्जांपल दिया जिसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, जी। और उसके बाद अब वो अर्बन क्लैप में है। We are all familiar with the beauticians with urban clap. When they come home, they speak in English. Yeah. In fact, some of them, we won't be surprised if tomorrow they greet us at an airport, for example, or even in a 5-star hotel. Some of them are so presentable because their skill training has not only equipped them with the technical skills of the job, their skill training has also equipped them to become a better person. It has polished up their presentation skills. A lot of them speak English. They wear good clothes. They carry smartphones with them.
Now, if this kind of exposure and perspective is given to the youth in detail, and some of the success stories are brought to them. Now, in the skill sector organization where I was working, for example, these two girls that I spoke about, they came and addressed these potential students, some of them existing, some of them potential. And the students really saw that this makes a lot of sense, because if I and you go and give them gyan, we are seen kind of boring, they don't know, they are kind of removed from reality. But there are hundreds and thousands of success stories. Now, if these success stories come and talk to them and say, look, I was like you 2 years ago. I used to live in so and so chawl, or I used to live in so and so झोपड़पट्टी, और मैंने ये कोर्स किया, और फिर मैंने पिछले 2 साल की मेरी ये जर्नी रही, और आज मैं देखिए 40,000 रुपए कमाती हूँ. And she's speaking, well done up, good clothes, and all of that. Who doesn't get convinced? Yeah. I think it's this effort that we have to put in, then the rest will happen. But probably somewhere our own mindset, our collective mindset I'm talking about, is that, oh yeah, we tend to become defensive about skilling. We need to be a little more self-convinced that this is the way to go. And this is a very dignified way to building one's own life. The day that happens, a lot of us have friends and relatives abroad. Now, whether you are a plumber or a carpenter or a sweeper for that matter, a scavenger, why do they get a lot of respect there? Because they come in cars, they charge you by the hour, at times by the minute. They wear as close as you and I do, so they get a lot of respect. So it's as I said, it's a mindset, and I think we collectively can change this if people see that there are success stories, and if she could do this, why can't I? Why not? Yeah. Yes. Yeah. Absolutely. Thank you so much, Mahesh, for such an insightful and inspiring session, and the beautiful examples and success stories that you have shared us today. And I'm sure it's going to be really helpful for the viewers and the learners who are watching us. And we thank you for the time taking out for us, especially to address our learners. Thank you. Sujata, I have one question received from our student. Wow. So, sir, the question is, agriculture is the industry and cultivation is the skill. Is there any specified training to upskill the farmers? Oh, yes. Lots of them, by the way. Lots of trainings specifically addressed to farmers. It's not one or two. There are dozens of them, depending upon, because as the the person who is asking the question would know, खेती हर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर खेती बदलती है, बिकॉज मिट्टी बदलती है, हवा पानी बदलता है, राइट? तो उस एरिया में क्या फसल बनती है, इसको लेके बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और जमीन की उपजाऊता कैसे बढ़ानी है, उस एरिया के लिए कौन सी फसल ज्यादा फायदेमंद है, कैश क्रॉप है, फ्लोरिकल्चर है, जिसके ऊपर आज बहुत कम लोगों को ज्ञान है. इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. तो अगर आप किसी ऐसे कौशल प्रशिक्षण संस्था के साथ के पास जाएं जो एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, आपको इसके बारे में बहुत जानकारी मिलेगी. इनफैक्ट इवन गूगल पे भी आपको, अगर आप गूगल करें तो बहुत जानकारी मिलेगी इसके ऊपर, और इस टाइप के बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल ऑलरेडी. Yes. Thank you so much, sir, for answering that question. Thank you. Thanks very much and all the best. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you.